ठीक है सर। 22 तारीख को सर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा। कांग्रेस डायरेक्ट साफ मना कर दिया कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? भाई ये कांग्रेस का निर्णय है। जो लोग वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जो मना रहे हैं, जो निमंत्रण दे रहे हैं, वो किनको निमंत्रण दे रहे हैं ये उनकी इच्छा है, उनका विवेक है। जो लोग निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं ये उनका विवेक और उनकी इच्छा है। इस पर मेरा क्या, मुझसे आप क्या टिप्पणी चाहते हैं? जैसे आपने खबर में पढ़ा वैसे हमने भी कल खबर में पढ़ा कि कांग्रेस ने विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया है कि वो राम मंदिर के ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं बनेंगे। बिहार में सर ये जातीय जनगणना जो है उसके पक्ष में आप हैं या वो सही है या गलत है क्या? मेरे भाई, जातीय जनगणना का ये जो बात है ये पिछले 2 बरस से बिहार में इसको चलाया जा रहा है। कांच की हांडी है, फिर से चूल्हा पर चढ़ाने का हर संभव प्रयास किया गया है। पहली बात तो आप ये समझिए कि कोई जातीय जनगणना हुई नहीं है। जनगणना और सर्वे में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जनगणना का एक वैधानिक आधार है, सर्वे का कोई वैधानिक आधार नहीं है। जनगणना केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है। राज्य सरकार ने सर्वे कराया है। अब अगर सर्वे की बात को ही ले लें तो जो सर्वे में किसी भी तरह के जो आप सर्वे करते हैं उसके जरिए अगर समाज की स्थिति के बारे में सरकार को या समाज को बेहतर समझ उनकी बनती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ जानकारी इकट्ठा हो जाने मात्र से समाज का, लोगों का भला होना होता। तो सबको मालूम है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, आप उसको क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं? सबको मालूम है कि जो अपने दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं वो आर्थिक सामाजिक नजरिए से पीछे छूटे हुए हैं, उनको कोई क्यों नहीं सुधार पा रहा है? तो सर्वे में जो और सबसे बड़ी बात, जो सर्वे में जानकारी निकल के आई वो क्या दिखाती है कि पिछले 30-35 सालों में समाज के जिन पिछड़े और वंचित समाज की चर्चा करके, जिनके नाम पर राजनीति करके जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके 30-35 साल के शासनकाल में भी उन समाज के लोगों का कोई भला नहीं हुआ है। ये तो लोगों की मूर्खता है। ये जमीन का कीचड़ उठाकर अपने मुंह में लगाने वाली बात है। मान लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, दलित समाज का, मुस्लिम समाज का, पिछड़े समाज का, उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उसकी हकमारी हुई है। तो अगर उसकी हकमारी हुई है, उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो ये इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी वो है जो पिछले 30-35 साल से सत्ता में है। और पिछले 30-35 सालों से बिहार में 2 ही आदमी सत्ता में है, लालू यादव और नीतीश कुमार। तो अगर गरीबों का, वंचितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का शोषण हुआ है तो इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है। आप मुझे बताइए कि आरजेडी और जदयू, उनका पार्टी का नेतृत्व वो खड़ा होकर क्यों नहीं बताता है कि कितने अति पिछड़ों को उन्होंने टिकट दिया है, कितने अति पिछड़ों को, मुसलमानों को, दलितों को उन्होंने सांसद विधायक बनाया है। बिहार सरकार अभी जो चल रही है, इसका इस वित्तीय वर्ष का बजट है 2,46,000 करोड़ और 60% 2,46,000 करोड़ का करीब 60% जो विकास का बजट है वो विभाग सिर्फ 2 ही आदमी के पास है, वो नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव हैं। तो अगर आप सरकार में हैं और आपको दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो आप अपने चुने हुए विधायकों में से इनको मंत्री परिषद में जगह क्यों नहीं देते हैं? इस सरकार को कौन रोक रहा है कि किसी मुस्लिम समाज के किसी भाई को आप गृह मंत्री बना दीजिए, किसी दलित समाज के नेता को आप पथ निर्माण मंत्री बना दीजिए, किसी अति पिछड़ा समाज के लोग को आप स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री बना दीजिए। वो तो सारे विभाग पर बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और बात कर रहे हैं कि इनकी हकमारी हो गई। तो ये तो अगर हकमारी हुई है तो यही लोगों ने हकमारी की है और समाज को इसकी समझ है। ये बार बार काठ की हांडी दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। सर्वे हुआ, इन लोगों ने उसको भुनाने की कोशिश की, समाज में उसका कोई असर नहीं देख रहे, लोग भूल गए। क्योंकि बार बार एक ही चीज पर कितनी बार लोगों को बेवकूफ बनाइएगा। सर आज की बंदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कौन सा बंदी? अभी जो गाड़ी चलना बंद है। अब गाड़ी का हम कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, हम लोग की यात्रा भी रुकी है, उसी चक्कर में आज हमको चलना था। ये रोड पर जो तोड़ फोड़, गाड़ी रोक
तो हो रही है। तो केंद्र सरकार का पहले 2 तारीख को भी एक हड़ताल हुआ था, तो फिर खबर आई कि समझौता हो गया है। आज किसी दूसरे ड्राइवर के संघ ने शायद स्ट्राइक की बात करी है, उसकी वजह से रोड पर गाड़ियों को चलने में दिक्कत हो रही, इसीलिए हम लोग भी आज मुझे यहाँ से निकलना था, इसीलिए आज हम भी यहाँ रुके हुए। आजादी के इतने दिन के बाद भी सर, आज के दौर में वर्तमान समय में आरक्षण पर पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से उसको एक्सटेंशन करते जा रहे हैं। वर्तमान परिवेश में प्रशांत जी इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आरक्षण कहाँ ये तक आज के समाज में आपने जो बात कही कि पॉलिटिकल पार्टी इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो संविधान में प्रावधान किया गया है उसका सही आकलन नहीं है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान करते समय ये लिखा गया है, उसकी जो वजह बताई गई कि जब तक ये सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ापन रहेगा तब तक उसको दूर करने के लिए आरक्षण की मदद की जाए। मान लीजिए कि आपका पैर टूट गया है, तो आपको प्लास्टर तब तक लगाया जाता है जब तक हड्डी जुड़ न जाए। तो जो 10 बरस या 20 बरस के आगे एक्सटेंशन की बात है, वो एक्सटेंशन इसलिए है कि सामाजिक आर्थिक नजरिए से वो पिछड़ापन दूर हुआ नहीं। तो आरक्षण तब तक रहना चाहिए, दवाई तब तक दी जानी चाहिए जब तक ये रोग है। तो जिस दिन यहाँ पर दलित समाज के, अति पिछड़े समाज के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति सामान्य वर्ग के बराबर हो जाए, उसके बाद आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। मान लीजिए कि ओबीसी का रिजर्वेशन अभी है, लेकिन अगर आप उसमें यूपीएससी का रिजल्ट देखेंगे, ओबीसी वर्ग के कट ऑफ मार्क्स है वो सामान्य वर्ग के बराबर हो गई है, क्योंकि उन समाज के बच्चे भी आगे पढ़कर मजबूती से आगे आ रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। तो दवा तब तक होगी जब तक रोग है। तो ये कहना कि पॉलिटिकल पार्टी जिसको बढ़ा रही है वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। समाज में विषमता है, इसलिए आरक्षण की जरूरत है। मेरा मत ये है कि जब विषमता न रहे, सामान्य वर्ग और दलित समाज के, अति पिछड़े समाज के बच्चे भी अगर सामान्य एक तरह की शिक्षा पाने लगे तो उसके बाद आपको आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि वो वर्ग के लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि हमको वैसाखी आरक्षण चाहिए। उनको आप सामान्य वर्ग के बराबर सरकार को करना चाहिए, प्रयास, हर संभव प्रयास होना चाहिए। सिर्फ आरक्षण देने से क्या होगा? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। बिहार में लोगों की समझ जो है, कुल 1.57% मतलब 1.5% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। पूरे बिहार में चपरासी से लेकर संविदा कर्मी से लेकर मुख्य सचिव तक सारे पद को जोड़िएगा तो 1.5% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। आरक्षण उसी में तो लागू है। 98.5% जो आबादी है वो तो सरकारी नौकरी में है ही नहीं, तो उसको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? उसको लाभ तो तब मिलेगा जब उसके बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई होगी, जब उसको जमीन मिलेगा, जब उसको रोजी रोजगार करने के लिए पूंजी मिलेगा। जब तक समाज में शिक्षा, जमीन और पूंजी की व्यवस्था नहीं कराएंगे, तब तक सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करने से आप बड़े स्तर पर समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। अभी जो आप चल रहे हैं और आप अपने भाषण में हर जगह करीब करीब बोलते आ रहे हैं कि भाषण के दौरान न मैं किसी का चाय पीता हूँ, किसी का खाना खाता हूँ, किसी से सहयोग लेता हूँ। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आपका ये चल रहा है, ये आम लोग का सवाल है कि प्रशांत जी इसका मेंटेन कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं? ये तो जब से ये अभियान चला है तभी से बताया जा रहा है कि जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि पिछले 10 वर्षों में इस देश में बहुत सारे दल को, बहुत नेताओं को, बहुत लोगों को हमने अलग अलग तरीके से मदद की है। उनके आगे बढ़ने में, उनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो इस पूरे अभियान को चलाने के लिए मदद वो लोग दे रहे हैं या उनके सहयोगी दे रहे हैं जिनको आगे बढ़ने में हमने मदद की है। ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि बिहार में लोगों से मदद क्यों नहीं ले रहे हैं, चाय क्यों नहीं पी रहे हैं, लोगों से पैसा चंदा क्यों नहीं ले रहे हैं? वो इसलिए कि इस अभियान में एक बात जो हम लोग कहते हैं कि चाहे आप गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, अगर आपकी नीयत सही है, आपका जज्बा, आप में जज्बा है, आप बिहार को सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं,
तो पैसे और जाति और बाहुबल की चिंता छोड़कर आप जन सुराज से जुड़िए। जन सुराज आपकी मदद करेगा ताकि आप अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। बिहार में जो राजनीतिक गिरावट आई है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो समाज के सही लोग हैं उन लोगों ने पैसे या बाहुबल या जाति के प्रभाव में या उसके डर से राजनीति को छोड़ दिया है, राजनीति से अलग हट गए। तो जो आज से सैकड़ों साल पहले ग्रीस के एक दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र में समाज के अच्छे लोग भागीदार नहीं बनते हैं, उसमें लोगों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि समाज का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। तो बिहार में कमोबेश स्थिति वही हुई है कि जो अच्छे समझदार लोग हैं, जो सही नियत वाले लोग हैं, वो लोग धन बल के प्रभाव में, जाति के प्रभाव में, बाहुबल के प्रभाव या डर से कहीं न कहीं उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया। राजनीति या नहीं छोड़ा तो उनको हाशिए पर डाल दिया गया। और जो लोग चोर, बदमाश, उचक्के, लफंगे हैं वो राजनीति में बचे रह गए, वही लोग राज कर रहे हैं। इसीलिए आज 30, 32, 35 सालों में बिहार की ये दुर्दशा हुई है। तो जन सुराज का प्रयास है कि समाज में जो सही आदमी है उसके पास साधन नहीं है तो कोई चिंता का बात नहीं है, साधन की व्यवस्था तो फिर भी की जा सकती है। आदमी सही होना चाहिए ताकि वो साथ में आए, उसकी मदद की जाए और उसके साथ मिलकर बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए। आपने कहा सर चुनावी माहौल में हमने बहुत से नेता को कंधे से कंधे लगाकर आगे बढ़ाने का काम किया। क्या आप प्रशांत किशोर जी फिर ये आगे जो चुनाव 2024 का आ रहा है उसमें अपनी पार्टी का रूप देकर चुनावी मैदान में आएंगे? नहीं, ये तो भाई पहले 5 मई 2022 को जब मैंने जन सुराज अभियान की घोषणा की है उसी में बताया है कि दल तभी बनेगा जब मैं पूरे बिहार की करीब पूरे बिहार की पदयात्रा पूरी कर लूंगा। ये तो सवाल ही बेमानी है क्योंकि मई से पहले, अप्रैल मई में चुनाव होगा अगले 2-3 महीने में, उससे पहले तो मैं पूरे बिहार की पदयात्रा पूरी कर नहीं सकता हूँ। तो स्वाभाविक है कि उससे पहले दल बनाकर चुनाव लड़ने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जहां पर पदयात्रा हो गई या जो लोग इस सोच से, इस विचार से जुड़कर इस पूरे अभियान का हिस्सा हैं, अगर वो लोग किसी जिला में, किसी लोकसभा क्षेत्र में ये तय करते हैं कि हम लोग को चुनाव में भागीदार बनना है तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भागीदार बन सकते हैं। और अगर संगठन के अभियान से जुड़े हुए लोगों की सबका मत होगा तो उनकी मदद भी की जाएगी। आपने देखा होगा कि पहले 5 जिले में जब पदयात्रा पूरी हुई तो शिक्षकों के एमएलसी का एक उपचुनाव हुआ। सारे साथियों ने ये कहा कि जन सुराज अभियान में हम लोग शिक्षा की इतनी बात कर रहे हैं तो शिक्षकों के एमएलसी का चुनाव हम लोग को लड़ना चाहिए। 5 जिलों के जन सुराज अभियान से जुड़े हुए साथी साथ में बैठे, उन्होंने मिलकर ये तय किया, उन्होंने मिलकर एक उम्मीदवार अफाक अहमद को चुना और उनको निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया गया और वो एमएलसी जीत कर आए हैं। तो आगे की दिशा भी यही होगी। दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात तभी होगी जब दल बनेगा और दल तब बनेगा जब मैं पदयात्रा पूरी कर लूंगा। सर जीतन राम मांझी का कहना है कि 14 जनवरी से नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। ये खबर जीतन राम मांझी को होगी, मैं कोई नीतीश कुमार का प्रवक्ता हूं नहीं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो अब करीब अपने अंतिम दौर में है। नीतीश कुमार को खुद भी नहीं पता है कि वो कहाँ रहेंगे। जब तक जहाँ हैं तब तक आप उसको देखिए कि वहाँ हैं। नीतीश कुमार कहाँ रहेंगे ये किसी को नहीं मालूम है, उनको खुद नहीं पता है। इतना जरूर पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार और उनके दल का औपचारिक विघटन आप बिहार में देखेंगे। ये नीतीश कुमार के लंबी राजनीतिक कैरियर का अंतिम दौर है, अब खात्मे पर है। जितना दिन खींच रहा है उतने दिन खींच जाएगा, चाहे वो महागठबंधन में रहे, वापस एनडीए में चले जाएं, सबको छोड़कर संन्यास ले ले। राजनीति अब फिर से नीतीश कुमार की बिहार में चलने वाली नहीं है।